So tell your mom, like, mom, find me a Indian partner. खेले लोग, दौड़ रहे लोग, मजे कर रहे इस एयरपोर्ट पे। मैंने तो सुना लोग इस एयरपोर्ट पे आज के दिन में क्रिकेट भी खेलते हैं। क्यों ना खेले क्रिकेट? वेस्ट इंडीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना ये कंट्री नंबर 107 सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस। इस कैरिबियन सीरीज का तीसरा कंट्री और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले इस वीडियो में इसका कैपिटल किंग्सटाउन और जाएंगे एक बीच जिसका नाम है इंडियन बे। क्यों इंडियन बे है नाम? चलो पता करते हैं इस व्लॉग में। लेट्स एक्सप्लोर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस विद वो योर वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा। स्वागत है भाई एक नए देश में, 107 में, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस। वीज़ा फ्री कंट्री, हाँ वीज़ा फ्री कंट्री। 6 महीने का एंट्री मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे 300 ईस्ट कैरिबियन डॉलर्स है। इसका वैल्यू 10,000 INR है। तो भाई काउच सर्फिंग इधर पे मिल गया, बढ़िया सा घर है। हालांकि होटल्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते हैं, सिर्फ $80 पर डे। 6,000 रुपये का होटल है सबसे मिनिमम। और एयरबीएनबी आपको ढूंढने से मिल सकता है $50 यानी कि 4,000 पर डे पे। मतलब मोटा मोटा कंट्री बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और सिर्फ ये वाला कंट्री नहीं, कैरिबियन के हर कंट्री में एकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इस पूरे सीरीज में मैंने जितना हो सके काउच सर्फिंग यूज़ किया है। एक कंट्री में मैंने कोलैबोरेशन किया था और एक कंट्री में मेरे को हॉस्टल लेना पड़ा। हॉस्टल का मेरे को देना पड़ा 4,000 रुपये एक रात का। ये होता है कैरिबियन में ट्रैवल करने का दुख। एकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जब इनको इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश से तो इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 45 साल उम्र है इस देश का। 1970 नहीं 55 ईयर्स उम्र है, नहीं 45 ईयर्स उम्र है। पर क्या है कि अभी हाल ही में 2021 में फिर से फटा और उसके बाद इनका जो टूरिज़्म है वॉल्कनो वाला वो बंद है। क्योंकि मेरे को बता रहा था मेरा होस्ट कि तुम चाहो तो खुद भी हाइक कर सकते हो ऊपर क्रेटर पे। पर अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले थोड़ा एक्टिविटी हुआ है उधर, तो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी सारे क्रूज़ यहाँ पे डॉक कर जाते हैं और यहाँ से लोग पूरा डे टूर करते हैं। एक फोर्ट है उधर, फोर्ट भी रिकन्स्ट्रक्शन में बंद है। अभी KFC में था, इसका KFC कम से कम बारबाडोस से तो सस्ता है। यहाँ पे 2 पीस चिकन का मिल $10 में मिल रहा है, फ्राइज़ और ड्रिंक के साथ। और एक चिकन बर्गर $6 का मिल रहा है। महंगा है पर बारबाडोस से सस्ता है। पर कहाँ जाते कि आने वाले कंट्री से और भी महंगे होने वाले हैं। तो ये यहाँ का मेन बस टर्मिनल जैसा एरिया है, यहीं पे सब कुछ है। पूरा टाउन बहुत ही छोटा है। बारबाडोस का ब्रिज टाउन मेरे को छोटा लग रहा था, फोटोज पे बड़ा है। ब्रिज टाउन छोटा लग रहा था, पर ये किंग्स टाउन तो और भी छोटा है। मतलब यहाँ शुरू हुआ वहाँ खत्म, बहुत ही छोटा एरिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% अफ्रीका के लोग हैं। क्या हुआ था बहुत साल पहले जब स्लेव्स लाए गए थे तो वहाँ पे एक शिप डूब गया था इस आइलैंड के पास। आई थिंक वो शिप नाइजीरिया से कहीं पे तो जा रहा था, मेन लैंड पे जा रहा था, या फिर अमेरिका में कहीं जा रहा था, या फिर साउथ अमेरिका में कहीं जा रहा था। तो शिप डूब गया। फिर लोग वहाँ से तैर के इस आइलैंड पे आ गए और इस आइलैंड के जो नेटिव लोग थे उनके साथ मिस होते होते यहाँ के नेटिव बन गए। फिर कई सालों बाद फ्रेंच आया बहुत सारे और स्लेव लेके और यहाँ पे राजत्व करने लगा। फिर फ्रेंच को ब्रिटिश ने हरा दिया और ब्रिटिश ने यहाँ का कब्जा कर लिया। तो यही है इतिहास थोड़ा बहुत इस आइलैंड का, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस। यहाँ का जो फ्लैग है मेरे को अब तक का बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। त्रिनिदाद का फ्लैग एवरेज है, बारबाडोस का फ्लैग में थोड़ा एनर्जी है। ये वाला फ्लैग भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्लू है, येलो है, हरा है और ये साइन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं अंदर में कुछ सुविनियर की चीज़ें। प्राइजेस का थोड़ा आइडिया देते हैं आप लोगों को। ये सब प्राइस ग्रेनेडा के डॉलर के हिसाब से ही है। टैक्स फ्री टैक्स सेवन टाइप का है। ये वाले टैक्स फ्री टैक्स सेवन टाइप का नहीं है, ये वाले अच्छे टैक्स रहते हैं। इनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। इनके पास पानी है, ये लोग पानी बेचते हैं पहली बात आजू बाजू देशों को। और दूसरी बात जो लोग बेचते हैं इनका कंस्ट्रक्शन सर्विस। बाकी कैरिबियन के सारे देश लकड़ी से बने होते हैं और तूफान आने में उड़ जाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं ये लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत ही अव्वल है। तो आजू बाजू में जितने भी देश है कैरिबियन के, उनके वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं सारे लेबर सारे इंजीनियर सेंट विंसेंट से जाते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन करके देते हैं इन सबको। ये है इनका मेन बिजनेस मॉडल। वो है सेंट्रल मार्केट, यह है पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कुछ बाजार, यहाँ पे लोकल मार्केट, यहाँ पे दारू का दुकान, यहाँ पे एक्सप्लोरर। खत्म है, खत्म, ये देश खत्म है यहीं पे। दोपहर के 1:15 बज गए, हम लोग वैन में बैठ गए। हम लोग जा रहे हैं
बीच पे जिसका नाम है इंडियन बे। भाई अपने इंडिया के नाम से है। चलो चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल 1 घंटा था, पर पहाड़ी कंट्री है तो पैदल नहीं चलना, टैक्सी लेके मतलब शेयर वैन लेके चलते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का वाइब पूरा वेस्ट अफ्रीका ऐसा ही है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। आइलैंड में उतना चोरी चकारी होता नहीं है, तो आप आराम से घूम सकते हो, अपना बैग कहीं पे भी बीच पे टांग के आप स्विम कर सकते हो। वही करने जा रहा था, इंडियन बे में ढूंढने, एक सुंदर बे नहाने और इसका हिस्ट्री पता करने, आप लोगों के साथ शेयर करने। वो क्रिकेट स्टेडियम है, ये लोग भी क्रिकेट ही खेलते हैं। और वो है पुराना एयरपोर्ट, छोटा सा। टैक्सी ने लिया हमसे $2.5 यानी कि $70 देकर हम लोग आ गए इधर। अभी इधर से उतर के जाना है इंडियन बे, जो कि अपना बीच है, ब्लैक सैंड बीच है, पूरा काला सैंड है। ब्लैक सैंड बीच का मतलब ही होता है यहाँ पे वॉल्केनो है, और हाँ वॉल्केनो तो है, उसी वजह से ब्लैक सैंड बीच है। जैसे एल साल्वाडोर में बहुत सारे ब्लैक सैंड बीच है, इटली के सदर्न पार्ट में ब्लैक सैंड बीचेस है, क्योंकि ये वॉल्केनो का जो पत्थर है वो मतलब गल के ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे समुद्र है, यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। वो जो आइलैंड है वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, उस आइलैंड पे जाने के लिए बोट लेके जा सकते हैं। अभी पता नहीं ये वाला बीच पे रहूँ या फिर किसी और बीच पे जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। आइलैंड में कई सारे एक्टिविटीज एक्चुअली भी बंद है, जैसे कि लास्ट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वॉल्केनो क्लाइंबिंग बंद है, और बाकी सारे टूरिस्टिक जो जगह है वो रिनोवेशन में है। ये वाला छोटा आइलैंड जा सकता था मैं, कर सकता था मैं ये हाइकिंग, पर पता नहीं मन नहीं किया। पर पानी, आप लोग जो मेरे पुराने फॉलोअर्स आपको पता है, पानी राजा छोड़ता नहीं, और खासकर जब पानी इतना साफ हो तो भाई मज़े ही मज़े है। इतने साफ पानी में हर कोई नहा सकता है, और पानी का ना कोई वेव्स था और ना कोई टेंशन था, ना कोई एनिमल का टेंशन। कैरिबियंस में कहीं पे भी ज़्यादा वेव्स नहीं होता है, हर जगह पानी बहुत ही ज़्यादा शांत और साफ होता है। तो भाई पानी तो बहुत ही ज़्यादा साफ है, मज़ा आ गया पानी में। यहाँ पे पानी बहुत ही क्लीन है, पानी का मज़ा लो, सही है, मज़ा आ गया। वो जो आइलैंड है उधर जाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी यहाँ पे लोकल्स चिल कर रहे हैं, ज़्यादातर लोकल्स चिल है। हम लोग को पहली बार कोई मिल सॉरी बर्पिंग आ जाता है पानी के अंदर जाने से। सुबह से क्या खाया मैंने, चिकन खाया है, फ्राइड चिकन और फ्राइज़, वो पड़ा $8 का। और यहाँ पे एक खाना बहुत ही फेमस है जिसे कहते हैं कॉकफिश और फिर सॉल्ट फिश। अंजलि, what is the name of the fish? The one you said is famous here, salt fish or salt fish? How do you eat them? You have to boil it out first, and then Now, how do they sell in the streets? How do they sell it in the streets? you normally have to do it home. They don't sell it in the streets? No, we don't. Okay. So, and what else famous food? Roasted breadfruit, fried jackfish. That's the national dish actually. Jackfish? Yeah. Like jackfruit? Like No, it's just a fish called jackfish. jackfish. And you guys have a lot of guavas. Yeah. What do you make? Juice, Yeah, or jam, jelly. jam, jelly, and you know in India we eat guava raw Yeah. when it's hard. Yeah. इधर लोग ऐसे भी खाते हैं, बढ़िया है। बात करें यहाँ के रेजिडेंट्स की तो कोई अलग नहीं है, इधर भी अफ्रीकन्स और इंडियंस का मिक्स है। पहले आए अफ्रीकन स्लेव्स, फिर आए इंडियन स्लेव्स ही कह सकते हो, क्योंकि ये जो इंडियन बे है इसको इसलिए जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे आया था एक बड़ा शिप, और वहाँ से निकले थे सारे इंडियन वर्कर्स कॉलोन में स्लेव्स, और वही हुआ जो ट्रिनिडाद टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम और बारबाडोस में हुआ, सब में मिक्सिंग हुआ। इनफैक्ट मेरे साथ जो स्विम कर रही थी, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंडियन था, अंजलि। जी हाँ, अंजलि था, और दिखने में अंजलि नहीं लग रही थी, दिखने में अफ्रीकन लग रही थी। Typical Indian mom. Yes. And then I have brothers. Your brothers? Oh, I have brothers. The typical Indian brothers? They're Indian. Full Indian? Yes. Full? Yeah. Oh, so. I have a different father. Okay. And your father, that's like, okay, and they are here? Yes. And they are very controlling? To get home, of course. That's how you're the Indian family.
You don't listen to me. All have to get a home. Oh my God. So tell your mom, like, mom, find me a Indian partner. मजा आ रहा है इधर. तो गोवा ना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद जैसे बारबाडोस और यहाँ पे सेंट विंसेंट भी इंडिया से लोग लाए गए थे काम करने के लिए. ज़्यादा नहीं लाए थे, यहाँ पे बहुत ही कम लाए गए थे. और उनको जो लाया गया था ना, इस बीच पे लाया गया था. इस बीच का नाम रहता है उसी वजह से इंडियन बे कहते हैं. इंडियन बे बीच इसलिए क्योंकि उस बीच से लाया गया था. अभी मेरे साथ इनसे मैं बात कर रहा था तो ये लोग बता रही थी कि इनका जो पेरेंट्स है, मम्मी है, वो भी इंडिया से ही है, मतलब इंडियन ओरिजिन वाली है. तो ऐसे इंडियन ओरिजिन वाले बहुत लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं और नाम भी बदल चुके हैं. हालांकि कुछ कुछ नाम के पास रखते हैं. अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों के नाम है अंजलि, कुछ लोगों का नाम है नताशा स्पेनिश भी, रशियन नाम भी है, इंडियन नाम भी है. तो बहुत सारे अलग अलग नाम भी है, बट कल्चर उतना होल्ड नहीं रखे जितना है कि दूसरे सारे कंट्रीज अभी तक हम लोग देख चुके हैं. भाई कालीसन बीच में नहा लिया, बहुत ही अच्छा लगा, पानी बहुत ही साफ़ था. और अभी चलो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं. ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ करने के लिए है भी नहीं इस छोटे से देश में. देश तो उतना अमीर है नहीं, पर पता नहीं ये लोग वॉकिंग का ऑप्शन नहीं रखे कुछ, मतलब वॉकिंग ज़ीरो है ऑलमोस्ट सब. या तो वो बस ले रहे. कल मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था ना, इन शेयर्ड वैन्स में, रेगे वैन कहते हैं, लोग छोटे छोटे डिस्टेंस, मान लो 500 मीटर 400 मीटर, उसके लिए भी वैन ले रहे हैं. तो उनको वॉकिंग का आदत है नहीं. स्पेशली महिलाओं को, महिला इतनी मोटी है यहाँ पे, सबको ओबीस हो चुकी है. और लड़के फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं. लड़कों को पैसा बचाना होता है, लड़कियों को पैसा उड़ाना होता है, यही सीन है. तो उसी वजह से सिर्फ एक साइड में फुटपाथ है और दूसरी साइड में फुटपाथ है नहीं. तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा चलने में भी डर लग रहा है. ये क्या बेच रहे भाई? तो ये मेन हाईवे है, ज़्यादातर गाड़ी मेन हाईवे से आ रहा है. हम लोग जाएंगे इस रास्ते से क्योंकि ये जाएगा एयरपोर्ट पे. वो देखो बस स्टॉप है और ये है एयर स्ट्रिप. यहाँ पे प्लेन उतरता था, जाता था, वो था पुराना एयरपोर्ट. और ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया था. पर आज के दिन में देखो एयरपोर्ट बंद हो चुका है क्योंकि नया एयरपोर्ट बन चुका है. इन्होंने नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कंट्री का आधा GDP खर्च कर दिया था उस जगह पे जिस एयरपोर्ट में आया था. वो नया एयरपोर्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लाइट उतर सकते हैं. ये छोटा एयरपोर्ट है, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े फ्लाइट उतर नहीं सकते थे. आज के दिन में देखो लोग खेला गाड़ी क्या क्या खेल रहे, लोग दौड़ रहे, लोग मज़े कर रहे इस एयरपोर्ट पे. मैंने तो सुना लोग इस एयरपोर्ट पे आज के दिन में क्रिकेट भी खेलते हैं. वैसे ये जो रोड था ये पहले भी एक्टिव था, ऐसा नहीं कि पहले एक्टिव नहीं था, पहले भी एक्टिव था. बट पहले फ्रीक्वेंसी कम होती थी. जब फ्लाइट उतरता था, बंद होता था, तो ये रोड बंद कर देते. जैसे अपना रेलवे का फाटक होता था वैसे ही एयरक्राफ्ट के लिए फाटक होता था. ऐसा मैंने एक्जैक्टली एक्सपीरियंस किया था निकारागुआ में, मोमेंटे पे आइलैंड में, और अभी फिर से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे सेंट विंसेंट में. हालांकि निकारागुआ वाला आज के दिन में भी एक्टिव एयरपोर्ट है और ये अभी एयरपोर्ट बंद हो चुका है. ये कमाल के एयरपोर्ट वाला एक्सपीरियंस सिर्फ रैंडम आइलैंड्स में मिलता है, जहाँ पे आप एयरपोर्ट के रनवे पे चल सकते हो, लोग क्रिकेट खेल सकते हैं और बहुत मज़ा आता है ये सब एक्सपीरियंस करने में. ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कैरिबियन आना पड़ेगा या फिर अपने ब्लॉग देख के आप मज़े कर लो ये सब एक्सपीरियंस का. एक और फैन फैक्ट, यहाँ पे कभी भी बारिश होता है, कभी भी धूप निकलता है. 5 मिनट बारिश, 10 मिनट धूप, फिर से 5 मिनट बारिश. उसी वजह से कोई लोकल यहाँ पे छतरी लेके ट्रैवल नहीं करता है क्योंकि 5 मिनट रुकने के बाद ही बारिश रुक जाएगा और लोग चल सकते थे. अलग ही लाइफस्टाइल है इस आइलैंड का. आगे हम लोग वापस किंग्स टाउन में, और देखो टाउन पूरा डेड हो चुका है. 5:30 बजे पूरा डेड हो चुका है. सारे दुकान बंद हो चुके हैं, कुछ भी खुला नहीं है. ना खाने को कुछ मिलेगा ना कुछ पीने को मिलेगा, सब बंद हो चुका है. अभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है यार. 5:30 बजे सब बंद हो गया. अजीब ही सिस्टम है इस देशों का. हालांकि सेफ्टी वाइज सेफ फील हो रहा है. सूरज अभी भी है, सूरज ढला भी नहीं है, सुंदर सा माहौल है. पर फिर भी सब कुछ बंद हो चुका है. सेंटर में एक सेंटर का लास्ट परिक्रमा कर लेता हूँ, कल निकल जाऊँगा इस कंट्री से भी. भाई $10 में यानी कि 300 रुपये में मेरे को मिल गया 4 चिकन, एक खा चुका हूँ ऑलरेडी, और फ्राइज़. बढ़िया डील है कंपेयर टू KFC. KFC में ये चीज़ मेरे को लेना पड़ेगा डबल पैसा देके.
शांत समुद्र और कितना सुंदर जगह सनसेट देखने के लिए। सनसेट तो आज भी मिस हो गया, पर अच्छा चिकन और फ्राइज खा लिया। पूरा वर्थ इट था, मज़ा आ गया। मुँह जल रहा है, पानी पीता हूँ। तो एज ए कंक्लूजन, ये सारे कैरिबियन के कंट्री 1 से 2 लाख मोर देन इनफ है। पर हाँ, जो लोग क्रूज में आके सिर्फ 2-3 घंटे देख के जाते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते इन कंट्री का, वो लोग मजे नहीं ले पाते। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास थोड़ा लेवरेज है, थोड़ा टाइम है, तो आप फ्लाइट लेके मेरे जैसे एक्सप्लोर करो इन कैरिबियन कंट्रीज को। 1 से 2 रात रुको और थोड़ा बहुत हर कंट्री के बारे में जानो, लोगों से बात करो, मजा आने वाला है। क्रूज शिप से तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप कंट्री काउंट करने वाले हो फिर भी क्रूज शिप देख के मजे कर लो, क्योंकि उतना भी आप मिस आउट नहीं करने वाले हो। आज है 16 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को इनका नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे है। उसी वजह से फंक्शन चल रहे हैं हर जगह पे। पहाड़ी कंट्री के चोचले बैग लेके जाना पड़ रहा है वापस, क्योंकि मेरा होस्ट बिजी है, मेरे को ड्रॉप नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, होस्ट तो कर दिया, वही काफ़ी है। और चलना पड़ेगा, चढ़ के फिर जाना पड़ेगा। चलो तो भाई $4 में उधर उतार दिया हम लोगों को। आई थिंक कैरिबियन सीरीज का ये पहली फ्लाइट होगी जो रात में होने वाला है। एनीवे चलो एयरपोर्ट पे चलते हैं और सेंट विंसेंट की कहानी एयरपोर्ट के पहुंच के ख़त्म करते हैं। आगे भाई सेंट विंसेंट के एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल से कैरिबियन का सबसे छोटा एयरपोर्ट इन्हीं का था, अभी भी छोटा ही है फिलहाल। सेंट विंसेंट से बहुत मज़ा आया। यहाँ पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के बहुत सारे सीन्स हैं, पर वो सब एक्सप्लोर करने में मज़ा नहीं आया क्योंकि वो सारे थोड़े दूर है। बाकी चिल्ड आउट था, लेट बैक थे, लोग अच्छे मिले। एक्चुअली बात कहूँ तो ये तीसरा कंट्री है और ट्रिनिदाद के लोग बहुत अच्छे थे। ट्रिनिदाद बारबुडोस के लोग एवरेज ही मिले, सेंट विंसेंट के लोग सारे ही अच्छे मिले फिलहाल। तो अभी चलो सेंट विंसेंट को बाय कहते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 महीने रह सकते हैं जनरली, और चलो यार आगे एयरपोर्ट पे। और इस बार हम लोग कैरिबियन एयरलाइन से फ्लाई नहीं करने वाले, कुछ और एयरलाइन से फ्लाई करेंगे, वो सब बताएंगे अगले वीडियो पे। फिलहाल यहाँ पे मेरे 2 दिन में खर्चा हो गया टोटल लगभग 50 ईस्ट कैरिबियन डॉलर, यानी 50 ईस्ट कैरिबियन डॉलर, यानी कि 5 गुना 8, 5 गुना 30, 13,000 रुपये 2.5 दिन में। तो खर्चा 1000 का एवरेज चल रहा है और फ्लाइट्स का खर्चा तो अलग ही चल रहा था। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले कंट्री ग्रेनेडा पे, कंट्री नंबर 108। ज़्यादातर कंट्रीज के नाम तो मैं जानता ही था, पर ये वाला कंट्री बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था और बहुत ही अंडरडॉग है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस। मन पे हाथ रख के बोलो, आप लोगों में से किसको ये कंट्री के बारे में खुद से पता था? नहीं पता होगा, मेरे को ही नहीं पता था। 100 से ज़्यादा कंट्री ट्रैवल कर चुका था, फिर भी नहीं पता था। पर मज़ा आया, सच में मज़ा तो आया, और आप लोगों को भी इतना देर ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अगला ब्लॉग ग्रेनेडा का है। चलो मिलते हैं अगले कैरिबियन की कंट्री में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा।